Hello everyone, welcome to PW Only IAS. By the means of this video session, we are going to discuss how we need to approach towards GS paper 3 as far as this mains is concerned. Because जब हम GS paper 3 को देखते हैं तो हमें लगता है कि largely this paper is derived from previous year questions. तो PYQ एनालिसिस होना सबसे जरूरी एस्पेक्ट है अगर हम इस पूरे पेपर को टैकल करना चाहते हैं। और पिछले सालों के कुछ रिजल्ट्स में ऐसा देखा भी गया है कि पेपर 3 के एवरेज मार्क्स कंपैरेटिवली बाकी पेपर से कम है। उसका कारण यह है कि हमें कुछ सोर्सेज के बारे में नहीं पता लगता और एक प्रॉपर प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी हम नहीं रख पाते हैं जीएस पेपर 3 के लिए। तो इस सेशन में विद इन हाफ एन आवर और सो हम डिस्कस करेंगे कि किन पर्टिकुलर सेक्शंस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है और हम अपने इस पूरे पेपर को कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों से वो ये है कि इसके अंदर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और कौन कौन से सेगमेंट हैं जो कि जीएस पेपर 3 के अंदर कवर किए जाते हैं। तो पहला सेगमेंट है जिसको हम इकोनॉमी के नाम से जानते हैं और मेजरली लोगों के मन में ये मिथ रहता है कि जीएस पेपर 3 इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। एंड सेकेंड मिथ ये रहता है कि इकोनॉमी और एग्रीकल्चर एक ही है। नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पूरे पेपर का ब्रेकडाउन देखोगे मार्क्स का तो एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा निकल के जो सामने आता है वो क्या है उसको समझते हैं। अगर मैं देखूं पेपर के जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसमें देखने पे पता लगता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ये जो 4 क्वेश्चन है ये इकोनॉमी के सेगमेंट से आए हुए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, 13 एंड 14, ये क्वेश्चन जो है ये 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के सेगमेंट से आए हैं। इसी तरीके से 5, 6, 15, 16 क्वेश्चन जो है ये एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको दिखाई देंगे। 7, 8, 17, 18 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा साइंस एंड टेक से और 9, 10 एंड 19, 20 क्वेश्चन जो लार्जली दिखाई देगा वो आपको इंटरनल सिक्योरिटी से दिखाई देता है। तो अगर हम बात करते हैं इस पूरे पेपर की तो ओवरऑल ये जो पैटर्न है ये डिसाइडेड है। मोर और लेस दिस पैटर्न इज डिसाइडेड। आई एम नॉट सेइंग कि हर बार यही पैटर्न रहेगा, बट कहने का मतलब ये है कि इस पूरे पेपर के जो 250 मार्क्स हैं उन 250 मार्क्स को 5 सेगमेंट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला सेगमेंट किसका है, इकोनॉमी का है। दूसरा सेगमेंट एग्रीकल्चर, फिर इसके अंदर साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड लास्टली वी हैव द इंटरनल सिक्योरिटी। यहां पे हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि कॉस्ट बेनिफिट सबसे ज्यादा किसका है, जहां पे हमें कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। पर्सनली आई वुड रेकमेंड कि अभी इस समय पे आप इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत अच्छे से कमांड हासिल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द सेक्शन विच इज वेरी मच डूएबल। और इस इंटरनल सिक्योरिटी के सेगमेंट को अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से और सिलेबस से बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाएगी। दो आई विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन दी अपकमिंग स्लाइड्स। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमी के पार्ट पे कि इकोनॉमी में कौन कौन सा कैसा कैसा एस्पेक्ट पूछा गया है। यहां पे मैंने इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को एक साथ मर्ज करके आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जो कि रिलेट तो आपस में करता है बट इसमें थोड़ा सा आपको चेंज भी दिखाई देगा। इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले अगर मैं सिलेबस देखूं तो सिलेबस में मुझे क्या क्या पॉइंट्स दिखते हैं और उनको मैंने हाईलाइट भी आपके लिए कर दिया। पहला पार्ट है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment। ये जो पहला पार्ट है, दिस पार्ट नीड्स conceptual clarity और इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से दिस पार्ट कैन बी कवर्ड विद वेरी वेरी ईज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एज वेल। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे अभी आएगा तो आप ये मान के चलें वो जो इकोनॉमिक सर्वे है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस साल के एग्जाम के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए। इकोनॉमिक सर्वे को आई वोंट रिकमेंड कि आप कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, बट यस अगर आप कहीं से कुछ भी अच्छा कंपाइलेशन इकोनॉमिक सर्वे का पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट बहुत अच्छे से केटर किया जा सकता है, जहां पे ग्रोथ, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत सारी बातें की होंगी। सेकेंड इज द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के इस सेगमेंट को आप देखते हैं तो ये आपकी प्रीलिम्स की नॉलेज जो है या पीवाईक्यू से, ये आपको पीवाईक्यू से प्लस प्रीलिम्स की नॉलेज से इस पूरे सेगमेंट को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं।
Third is the effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on the industrial growth. ये जो लिबरलाइजेशन वाला सेगमेंट है, इस सेगमेंट में भी आप लार्जली अपने स्टेटिक नोट्स पे रिलाय कर सकते हैं जो आपने प्रीलिम्स के दरमियान पढ़े हैं, और इनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख सकते हैं कि कैसा कैसा लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे रहा है, और उसका आप एक ओवरऑल सिनेरियो, ओवरऑल डायमेंशन जनरेट करके एक कंपाइलेशन अपने पास रखें, कंसोलिडेटेड नोट्स रखें कि लिबरलाइजेशन, इसका इंपैक्ट क्या है, इसके मेजर्स क्या होने चाहिए, सोसाइटल इंपैक्ट क्या है, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे इंपैक्ट क्या है, और उसके साथ साथ सजेस्टिव मेजर्स क्या क्या होने चाहिए, सो दैट वी कैन हैव बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी ऑन ग्राउंड इन इंडिया, राइट। तो ये एक पार्ट हो गया। देन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसका वन स्टॉप सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज ब्यूटीफुली रिटन, दैट इज द नीति आयोग स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया। नीति आयोग की स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, नीति आयोग स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, दिस डॉक्यूमेंट विल सफाइस योर प्रिपरेशन एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड। जबकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहां पे ये सेगमेंट आपको एनर्जी के रूप में दिखाई दे रहा है। दिस सेगमेंट ऑफ एनर्जी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जब भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ता हूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के दो मेजर पोर्शंस मेरे सामने आते हैं। पहला सेगमेंट होता है एनर्जी एंड सेकंड मेजर सेगमेंट इज द ट्रांसपोर्टेशन। और एनर्जी और ट्रांसपोर्ट में मैं फर्दर क्लासिफिकेशन देखूं तो एनर्जी को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के रूप में, राइट। तो यहां पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुए हैं, इनको हमने पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कैसे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र को डिस्कस किया जा सकता है, रोडवेज, रेलवेज, देन वी हैव इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और शिपिंग, एंड देन वी हैव एविएशन। ये चार मेजर सेक्टर हैं जिस पे हमें बात करनी है। एंड एनर्जी के क्षेत्र में हम अगर ओवरऑल डायमेंशन जनरेट करने की कोशिश करें तो एक सप्लाई चेन अप्रोच हमें पता होनी चाहिए। वो सप्लाई चेन अप्रोच क्या है, लेट मी टेल यू वेरी ब्रीफली हियर कि सबसे पहले एनर्जी का होता है जनरेशन। अब इस जनरेशन के दरमियान बहुत सारी समस्याएं हैं कि भारत में एनर्जी जनरेशन किस किस चीज से हो रहा है। लेट्स से फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। अब ये थर्मल पावर प्लांट जो है ये 55 to 60% ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहे हैं भारत के अंदर, एक चीज, और इसमें से 85% थर्मल पावर प्लांट्स आर यूजिंग दी कोल। तो जनरेशन के अंदर ये प्रॉब्लम है। अगर आप कोल करेंगे तो आपको ये बताएगा कि भारत थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस का एमिटर बन गया। तो यहां से आपको चैलेंजेस समझ में आ जाएंगे और उसी चैलेंजेस का आपको वे फॉरवर्ड तैयार रखना है अपने पास, सिंपल एज दैट। जनरेशन के बाद होता है एनर्जी का ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए आप सब लोगों को पता होगा, इफ यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स देन डेफिनेटली वी नो अबाउट द फैक्ट दैट ट्रांसमिशन इन इंडिया इज वेरी पुअर बिकॉज ऑफ वेरियस ट्रांसमिशन लॉसेस एंड पुअर ग्रिड कनेक्टिविटी। ग्रिड कनेक्टिविटी बहुत पुअर है और ट्रांसमिशन के अंदर लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। इंटर रीजन के जो ट्रांसमिशंस हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। तो सेकंड यहां पे चैलेंजेस हमें दिखाई देते हैं। एंड लास्ट वुड बी दी डिस्कॉम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहां पे आपको डिस्कॉम के साथ आने वाले वेरियस चैलेंजेस दिखाई देंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर अंडर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ये जो है ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर है, उसका कारण क्या है, प्राइवेटाइजेशन इनका किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, उसकी कोई केस स्टडी अगर आपको याद आती है तो दैट यू कैन कंपाइल हेयर इन दिस फॉर्मेट। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एनर्जी का सेगमेंट आपका कवर हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट में आप, जैसा कि मैंने आपको बोला है, यू कैन फॉलो दिस नीति आयोग स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया। दिस विल हेल्प यू वेरी वेरी मच क्योंकि दिस इज ब्यूटिफुली रिटन डॉक्यूमेंट and will suffice for entire infrastructural segment of GS paper 3, right? So चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो क्या कहता है। इसके अंदर टॉपिक्स का ब्रेकडाउन करना बहुत 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 जरूरी है। अगर मैं यहां पे एग्रीकल्चर के अंदर देखूं तो सबसे पहले मुझे दिखाई देता है क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न।
अब जब भी मैं क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न देखता हूं तो मुझे यहां से पीवाईक्यू के एनालिसिस से पता लगता है कि इस सेगमेंट से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ये भी एक मेजर एस्पेक्ट होगा किसका, क्रॉपिंग पैटर्न का। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, अगर सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट बना तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे सवाल पूछा जा सकता है। और उसके साथ साथ ZBNF आजकल बहुत चल रहा है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्योंकि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बनाना चाहते हैं तो क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न में इनसे सवाल पूछा जा सकता है। और क्रॉप्स में अगर हम बात करें, पिछले साल अगर हम देखते हैं तो मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर था। इस बार सरकार पल्सेस पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है, तो पल्सेस कैन बी आस्क्ड। तो ये एक सेगमेंट है जहां से हमें डिकोड कर लिया हमने कि क्रॉपिंग पैटर्न पे क्या हो सकता है। इरिगेशन की जब बात आती है तो इरिगेशन में मैं देखता हूं कि भारत के अंदर माइक्रो इरिगेशन को अभी तक हम यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, इसकी एफिशिएंसी को नहीं जान पाए हैं। तो इसके क्या हिंड्रेंसेस हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और क्यों नहीं हम अपना पाए माइक्रो इरिगेशन, और उसके साथ साथ क्या नए स्टेप होने चाहिए ताकि हम वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। दैट इज समथिंग इज रिलेटेड टू इरिगेशन। देन ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। और अगर आप एग्रीकल्चर की अप्रोच देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनपुट के अंदर, उसके साथ साथ प्रोडक्शन में, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में, और उसके साथ साथ स्टोरेज में, हर स्टेप के अंदर आपको टेक्नोलॉजी का रोल दिखाई दे जाएगा। चाहे वो सीड्स के रूप में बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, चाहे वो अगर हम बात कर रहे हैं लैंड के रूप में रिमोट सेंसिंग डेटा से लैंड मैपिंग करना हो, या हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सहायता से सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हो, या हम वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हो, उसके साथ साथ हम डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स के थ्रू, डिजिटल लिटरेसी के थ्रू किसानों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करें। तो इन ईच एंड एवरी स्टेप टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ की रोल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो उसको आप डिटेल में देख सकते हैं कि प्रोडक्शन के दरमियान एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, और पोस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैसे इंपैक्ट कर रही है एग्रीकल्चर को, राइट। देन उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रीवैम्पिंग। अभी इस साल आपने देखा कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का नाम चेंज किया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके अंदर अब राशन फ्री में दिया जाता है। तो देयर हैज बीन सम रिफॉर्मेशंस। तो जैसे रीवैम्प देखता हूं मुझे यहां पे पता लगता है कि रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। तो अब अगर रिफॉर्म किए गए हैं तो यहां पे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है। एग्रीकल्चर इज दैट सेगमेंट। अगर मैं बोलूं एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो यहां पे आपको सबसे ज्यादा, एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा रिपीटिशन ऑफ थीम्स दिखाई देगा। रिपीटिशन ऑफ थीम्स आपको यहीं पे दिखाई देगा, और यहीं से आपको पता लगता है कि पीवाईक्यू का सबसे बड़ा रोल जो है वो कहां पे है, एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर है। अगर आप एग्रीकल्चर को केटर करना चाहते हैं तो प्लीज मेक योर नोट्स इन सिंक विद दी पीवाईक्यूज, राइट। वापिस चलते हैं हमारे इस सेगमेंट पे जहां पे फूड प्रोसेसिंग की बात आती है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा भी कि फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या है। लोकेशन फैक्टर पूछा गया कि क्या लोकेशन, क्यों भारत के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारे प्लांट्स लोकेट किए गए। तो ये भी आप यहां से देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्टली बताया गया है कि लोकेशन क्या होगी फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर की। तो अब हम इकोनॉमी और एग्रीकल्चर दोनों को अगर यहां पे एकदम कंसोलिडेट कर लें कि कहां से इकोनॉमी का सेगमेंट करना है और कहां से एग्रीकल्चर का सेगमेंट करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए इन दोनों के लिए, लेट्स ट्राई एंड डिस्कस। सबसे पहले जैसे ही मैं इकोनॉमी की बात करता हूं तो मुझे पहला सोर्स नजर आता है, दैट इज माय इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा जब आप इकोनॉमी को डिस्कस करना, इकोनॉमी को देखना चाहते हैं। उसके अंदर आपके पास सेकंड सेगमेंट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि आप नीति आयोग से पढ़ सकते हैं। नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट है दैट आई हैव सजेस्टेड यू कैन फॉलो दैट। फिर उसके बाद थर्ड, इस बार जो बजट आएगा
उस बजट से आप स्कीम्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। एंड लास्टली यहां पे इन सब नोट्स को आप बनाएंगे किसके थ्रू? एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एनालिसिस इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, प्लस आपका जो प्रीलिम्स का नॉलेज होगा उसको आप यहां पे इंटीग्रेट कर देंगे। इकोनॉमी इज सॉर्टेड, इकोनॉमी सॉर्टेड हो गई। एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं, बहुत बड़ा रिपीट है किसका? रिपीट ऑफ पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू इज समथिंग दैट यू नीड टू फॉलो। पीवाईक्यू फॉलो करने के बाद आप अपने नोट्स को सप्लाई चेन मैनेजमेंट में देखें, और इसके अंदर भी मैं आपको बोलूंगा इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर है, इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर है एग्रीकल्चर के ऊपर, वो आप पढ़ लें। उसके साथ यहां पे आप सप्लाई चेन अप्रोच को जरूर ध्यान में रखें। जैसे कोई भी चीज है, चाहे वो इनपुट है, इनपुट से प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन से ट्रांसपोर्टेशन, एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लस मार्केटिंग, ये जो अप्रोच है इसको फॉलो करेंगे, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये तो हमने ओवरऑल एक एनालिसिस देख लिया इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर का। दोनों के अंदर आपको 50-50 मार्क्स के सवाल दिखाई देने वाले हैं। तो इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 100 मार्क्स ऑफ जीएस पेपर 3, राइट। इसके बाद जो अगला चंक आता है उसको डिस्कस करने से पहले आई जस्ट गो थ्रू with the various questions PYQs, so that you will get to know how the questions has been asked, and these questions are directly in sync with the syllabus that is given, right? तो syllabus का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहली चीज आपको दिख रही है जीडीपी, particularly of MSMEs, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ये सवाल पूछ लिया गया है। देन What is the status of digitization in the Indian economy? So यहाँ पे भी आपको टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट इकोनॉमी के अंदर पूछा गया। Most of the unemployment in India is structural. So these questions are directly economic के questions हैं, जो कि बिल्कुल आपकी स्टैटिक नॉलेज से हो सकते हैं। जो आपका स्टैटिक नॉलेज है उससे आप बहुत अच्छे तरीके से आप इनको कर सकते हैं। देन अगर हम विल गो थ्रू विद दीज वेरी वेरी फास्ट, तो ई-टेक्नोलॉजी इन दी हेल्प ऑफ फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। यही तो बात मैं अभी समझा रहा था कि प्रोडक्शन के अंदर और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी का कैसा यूज होना है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें, दिस इज अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न, जो कि पहला आपका सिलेबस का पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो क्वेश्चंस हैं as far as agriculture is concerned, they are directly from the syllabus, but yes, we just need to broaden our horizons. हमें अपनी dimensions को generate करना सीखना पड़ेगा कि किन किन dimensions में इन answers को लिखा जाना है। That is it, nothing beyond than that is required. So agriculture, I am again emphasizing, that is entirely depending upon the PYQ, right? लेट्स गो बैक इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में है, चाहे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे सवाल नहीं पूछा गया है, बीओटी से हैम पे आना, ये सब सवाल अभी पूछे जा सकते हैं, दैट वी कैन अंडरस्टैंड। इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसा कि मैंने बोला, ये भी आपकी स्टैटिक नॉलेज से कैन बी कवर्ड वेरी इजीली, राइट। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ये भी मैंने आपको बताया कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अब कोई कहेगा सर ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट का है, हाँ हो सकता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उस एनर्जी का ये पार्ट बन जाता है, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सवाल पूछा गया, देन स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब खुद समझो, व्हाई द चैलेंजेस हैव बीन आस्क्ड, व्हाई द चैलेंजेस हैव बीन आस्क्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, चैलेंजेस इसलिए पूछे गए क्योंकि उसके अंदर रीवैम्पिंग करके एक वर्ड लिखा हुआ है। रीवैम्पिंग अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब सरकार चाहती है कि इस सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स करें। रिफॉर्म तब रिक्वायर्ड है जब वहां पे क्या है, चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं। सिंपल सी बात है। इस तरीके से यू नीड टू डीकंस्ट्रक्ट दी सिलेबस, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो जैसे इनपुट की बात की तो लैंड रिफॉर्म्स पे सवाल आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे सवाल आया। पहले अब कुछ समझो, पीडीएस पे सवाल आ चुका है, अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे सवाल आ गया, क्रॉपिंग पैटर्न पे आया तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे आ गया। सो मोर और लेस अगर आप इन सवालों को देखेंगे एग्रीकल्चर के, तो आपको पीवाईक्यू से पूरा एनालाइज हो जाएगा कि कैसे इस चंक को हैंडल करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आगे बढ़े यहां पे,
तो अगला जो एस्पेक्ट है, अगर हम थीम का रिपीटेशन देखें तो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, जब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बोला हुआ है तो वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उसके साथ साथ कुछ हम चाहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के चैलेंजेस और इसमें क्या पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं। फिर अगेन फूड प्रोसेसिंग का सवाल पूछा गया, तो यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। 17, 19, 20 अगेन थीम्स आर गेटिंग रिपीटेड, इसीलिए पीवाईक्यू एनालिसिस आप जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर सेगमेंट में तो स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं। डन। फिर आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक एक ऐसा सेक्शन है जहां पे जनरली प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमें अभी तक ये जो पूरा एस्पेक्ट है वो प्री बेस्ड अप्रोच पे पड़ा होता है। प्री बेस्ड अप्रोच का मतलब यह है हमें सिर्फ एलिमिनेशन होता है, हम सिर्फ सुपरफिशियल एस्पेक्ट को जानते हैं। यहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चन मेंस में आता है, दे विल नॉट आस्क यू कि हाँ जी सर जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं, इनके क्या बेनिफिट हैं। दे विल आस्क यू द ओवरऑल एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा। अब एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे सवाल पूछ लिया कि उसका एप्लीकेशन क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है तो उसका एप्लीकेशन क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी है तो उसका एप्लीकेशन क्या है, किन किन सेक्टर्स में इनका एप्लीकेशन है, ये बहुत जरूरी है। यस, दिस एंटायर एक ही स्लाइड में मैं पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको खत्म करके बता रहा हूं। दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स गुड स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन योर स्टेटिक पोर्शन पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। स्टेटिक का मतलब वेरियस टेक्नोलॉजी, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इन सब पे बहुत ज्यादा स्टेटिक नॉलेज का स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए। जब ये स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा तो आप हर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को ढूंढने की कोशिश करें। जो भी एप्लीकेशन आपको मिलेगी उस एप्लीकेशन के थ्रू यू कैन राइट योर आंसर। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू दिखा भी देता हूं, एंड इनफैक्ट दिस आल्सो कैरीज 50 मार्क्स, जो कि आसान नहीं है, जो कि बहुत ही बड़ा सेगमेंट, बहुत ही बड़ा नंबर है और हम बहुत आसानी से अचीव भी कर सकते हैं इस पूरे सेगमेंट को। तो देखें, सबसे पहले सिलेबस में बोला गया डेवलपमेंट्स एंड, यहां पे जब वर्ड मेंशन कर दिया गया है एप्लीकेशन, इट मींस द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन रिलेशन टू द एप्लीकेशन ओनली। फिर अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ दीज। अब यहां पे अवेयरनेस लिखा है तो हमें पता है कि इन डिफरेंट फील्ड्स की अवेयरनेस के थ्रू क्या पूछा जाएगा, एप्लीकेशन पूछा जाएगा, सिंपल एज दैट। और स्ट्रॉन्ग बैकिंग चाहिए आपको स्टैटिक की, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आप इसमें क्या कर सकते हैं, पहले अपना स्टैटिक रिवाइज करें, स्टैटिक रिवाइज करने के बाद हर टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के नोट्स बनाएं, टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है उसके नोट्स बनाएं, प्लस लास्ट में कोई भी कंसोलिडेटेड करंट अफेयर को आप पढ़ लेंगे, कंसोलिडेटेड मेंस करंट अफेयर को आप पढ़ लेंगे, then you will be in a position to tackle this very easily। ये बहुत आसानी से टैकल हो जाएगा, आपको ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। Let's go through with the various questions that has been asked in the previous years। Specifically देखो, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ डज एआई हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये भी क्या है, एआई का एप्लीकेशन है। Discuss several ways in which microorganisms can help meeting the current fuel shortage। माइक्रोऑर्गेनिज्म का एप्लीकेशन फ्यूल के अंदर, राइट। रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपको दिखाई देंगे कहां पे, साइंस एंड टेक में। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है 50 नंबर का क्वेश्चन आया है जो कि हम इजीली स्किप नहीं कर सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। देन द नेक्स्ट सेगमेंट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखो, प्रीलिम्स में तो ये ऐसा सेगमेंट है जो कि डरा के रखता है हम सबको, और इस बार हमने देखा भी है कि कुछ भी बहुत रेंडमनेस है एनवायरमेंट के सेगमेंट में एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस में एनवायरमेंट इज समवेयर डिफरेंट। यस, इट नीड्स द नॉलेज ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का नॉलेज बहुत जरूरी है, नो डाउट अबाउट दैट। प्रीलिम्स का नॉलेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड, नो डाउट अबाउट दैट। बट उसके साथ साथ
कुछ मेंस स्पेसिफिक टॉपिक हैं इसके अंदर जो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। मेन स्पेसिफिक टॉपिक में एक टॉपिक आता है जिसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, दैट इज एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब EIA। EIA जनरली हम प्रीलिम्स के लिए तैयार नहीं करते हैं, इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा अगर हम इस एनवायरमेंट के सेगमेंट को अच्छे से कवर करना चाहते हैं। तो करंट अफेयर्स का नॉलेज इज रिक्वायर्ड, नो डाउट अबाउट दैट, बट उस करंट अफेयर्स को हमें इंटीग्रेट करना है मेंस स्पेसिफिक कंटेंट के साथ भी। अभी हम अगर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले सिलेबस देखें तो आप खुद देखेंगे नॉट मच इज गिवन हेयर। कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये दिया हुआ है। अब यहां पे एक ही चीज है जो स्पेसिफिकली मेंशन है, दैट इज EIA। EIA के ऊपर हम स्पेसिफिक कंटेंट, अगर आप कहीं से भी आपके पास अच्छा कंटेंट है, यू कैन यूटिलाइज दैट। उस कंटेंट को आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करके बना लें, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, सिंपल एज दैट। फिर एनवायरमेंट के साथ अगला जो सेगमेंट जो सबसे जरूरी है, जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द सेगमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे छोटा सेगमेंट है, सबसे छोटा सेगमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट का। इसके अंदर आप कोई भी कंपाइलेशन नोट्स पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज, स्ट्रेटजी 1 डिजास्टर मैनेजमेंट की, एज आई डू टीच डिजास्टर मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप PYQ एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ थीम्स दिखाई देंगी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द डेफिनेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, उसके साथ साथ हजार्ड क्या है, फिर डिजास्टर क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, यू शुड बी अवेयर अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट टू डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट आर दी वेरियस शिफ्ट इन दी अप्रोचेस, शिफ्ट इन अप्रोचेस। ये तो कुछ ऐसे सेगमेंट है जो आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, जिसके बारे में ओवरऑल अगर आप देखेंगे, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, हजार्ड जोनेशन, राइट, रिस्क एनालिसिस, उसके साथ साथ अगर आप कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस जनरेशन और डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऐसे कुछ वर्ड्स याद रखते हैं, तो ईच एंड एवरी टाइम यू विल बी एबल टू फेच मार्क्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। यस, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू केटर दी वेरियस डिजास्टर, जैसे कि अर्थक्वेक पे सवाल आया है, सुनामी पे सवाल आया है, अर्बन फ्लड्स पे 2 बार सवाल आया है, उसके बाद क्लाउड बर्स्ट पे सवाल आ सकता है, साइक्लोन पे सवाल आया है, लैंडस्लाइड्स पे सवाल पहले आ चुका है। तो ये सवाल तो आ चुके हैं। अब इनके साथ साथ आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है, दैट इज हीट वेव। तो हीट वेव पे सवाल आने की इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो हीट वेव को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे हीट वेव के रूप में, अभी हमने क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट के रूप में हीट वेव को देखा, और इस साल जब हीट वेव का इंपैक्ट बहुत सीवियर देखा गया, तो क्या इसको नोटिफाई किया गया डिजास्टर के रूप में या नहीं किया गया, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके क्या इंपैक्ट होंगे, हाउ if this disaster is notified as a disaster, then how efficiently we can have the management as far as heat waves are concerned. So this is how we can approach towards the disaster management. बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एस्पेक्ट है। और इसके अंदर आप सेकंड ARC की रिपोर्ट है, थर्ड रिपोर्ट का नाम है क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि सारा सिलेबस हो चुका है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं टू सिक्योर टू फेच गुड मार्क्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। So let's go through first with the questions related to the disaster management। जैसे कि क्वेश्चन आया डैम फेलियर का, ये मैन मेड डिजास्टर के अंदर क्लासिफाई हो गया। देन क्लाउड बर्स्ट पे सवाल आया हुआ है, जैसा कि मैंने बोला। फिर वल्नरेबिलिटी, देखो ये वल्नरेबिलिटी पे सवाल आ गया। देन फिर यहाँ पे लैंडस्लाइड पे सवाल आ गया। देन इसके बाद वापस अगर आप देखेंगे, कुछ और सवालों को देखेंगे, आपको दिख जाएगा बार बार अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, इन सब पे सवाल पूछा गया है। बट अब एक बार आप काम कर लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोस्पेक्ट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, उनको बहुत अच्छे से देखिएगा। जैसे एक और एस्पेक्ट बता देता हूं, रोल ऑफ सोशल मीडिया क्या होगा डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, रोल ऑफ लोकल नॉलेज, अगर कोई भी इंडिजिनस नॉलेज है फॉर द अर्ली वार्निंग सिस्टम,
क्या होगा, ऐसी कॉन्सेप्ट्स को आप अगर देख लेंगे एक बार, यू विल बी थ्रू टू दिस एंटायर एस्पेक्ट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट सबसे इंपॉर्टेंट इज इंटरनल सिक्योरिटी. 50 नंबर हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो. यहां पे जो पहली चीज रिक्वायर्ड है दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ सिलेबस, ब्रेकडाउन और द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेबस. डीकंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेबस अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, एंड मोस्टली द क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड. मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं, और इसमें लार्जली जो क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे नक्सलिज्म से, राइट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसे कि हमने लिखा, जम्मू एंड कश्मीर इंसर्जेंसी से, राइट, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से, और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग, ये कुछ मेजर, और साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी. ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं, इन 5 टॉपिक्स पे आपके पास महारत होनी चाहिए, और रेडीमेड यू शैल हैव द रेडीमेड कंक्लूजन विद यू, ताकि आप इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर में बेहतर परफॉर्म कर पाएं. कंक्लूजन और अच्छे इंट्रोडक्शन अपने साथ ऑलरेडी तैयार रखें, रेडीमेड कंक्लूजन इंट्रोडक्शन होने चाहिए. जैसे कि लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म. अब यहां पे एक्सट्रीमिज्म आ गया ना, फिर उसके बाद स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल होगा, फिर उसके बाद मीडिया का क्या रोल है, सोशल नेटवर्किंग का क्या रोल है, साइबर सिक्योरिटी, एंड देन मनी लॉन्ड्रिंग. तो ये जो मेंशन्ड है पॉइंट्स, these points are directly being asked in the previous years. और सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रोल होगा, राइट, इनके मैंडेट क्या है, ये सारी चीजों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ये वो चीज है जहां पे, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, या नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की बात आती है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की बात आती है, तो इसके सबसे पहले इंपैक्ट क्या होंगे, फिर इसके कॉजेज क्या हैं, राइट, इसको रोकने के लिए सजेस्टिव मेजर्स क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या यहाँ पे काम किया है, और उसके साथ साथ व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड, राइट. ये सारे के सारे एस्पेक्ट आपके पास रेडीमेड होने चाहिए एज फार एज डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स आर कंसर्न. राइट नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें दिखाई देती है, जैसे टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज, फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको दिख जाएगा जम्मू एंड कश्मीर की इंसर्जेंसी के रूप में. फिर यूएवी यानी ड्रोन्स का रोल क्या है, फिर आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है. तो दीज आर दी वेरियस एस्पेक्ट्स दैट यू कैन सी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उनसे एनालाइज करके कंसोलिडेटेड नोट्स आप बना लें. इंटरनल सिक्योरिटी एक ऐसा सेगमेंट है जो कि सबसे ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट का सेगमेंट है, छोटा सेगमेंट है. वो नोट्स आपको कंसोलिडेटेड या तो आपने पहले बनाए होंगे, या आप उन नोट्स को कहीं से भी नोट्स डाउनलोड करें जो कि कंसोलिडेटेड हो, उनके वे फॉरवर्ड चैलेंजेस, इंपैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस और कॉजेस, ये सारी चीजें एक साथ में लिख के रख लें. अगर आपने इन सबको एक साथ लिख के रख लिया है तो इवेंचुअली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बिकॉज मोर और लेस द क्वेश्चन का जो ओवरऑल डिमांड है वो सेम ही है, कोई ज्यादा खास फर्क उनमें आता नहीं है. तो द लास्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इन फ्रंट ऑफ मी इज व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज. अब सोर्सेज मैं इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के आपको बता चुका हूं. अगर हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, यहां पे मैं सारे ही आपको कंसोलिडेट कर देता हूं. सोर्सेज में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर मैं पहले ही बता चुका हूं. यहां पे आपको इकोनॉमिक सर्वे का सहायता लेना है. इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ बजट का स्पीच, आपकी प्रीलिम्स की नॉलेज एंड कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स. एग्रीकल्चर में सबसे पहले पीवाईक्यू एनालिसिस, एक चैप्टर ऑन एग्रीकल्चर फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, और कंसोलिडेटेड नोट्स आपके होने चाहिए. ठीक है. फिर आपके पास आता है साइंस एंड टेक. साइंस एंड टेक में मेजरली आप अपने एप्लीकेशन बेस्ड एस्पेक्ट को डेवलप करेंगे, प्लस उसके साथ साथ आप पढ़ेंगे क्या, आप पढ़ सकते हैं अपने स्टैटिक नोट्स को, और स्टैटिक नोट्स के साथ साथ यू कैन फॉलो दी प्रहार मैगजीन, जो कि प्रहार में आपको बहुत सारी चीजें कंसोलिडेटेड मैनर में मिल ही जाएंगी. तो यू कैन फॉलो प्रहार मैगजीन फॉर स्टैटिक एज वेल एज द करंट अफेयर. देन साइंस एंड टेक के बाद you talk about the environment and disaster management. यहाँ पे आपको सिर्फ EIA पढ़ना है. सेकंड ARC की रिपोर्ट अगर आपके पास बहुत टाइम है तो वो पढ़नी है, और नोट्स के कंपाइलेशन जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रहार में मिल जाएंगे, यू कैन फॉलो दैट.
देन लास्टली द इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर सबसे पहला सिलेबस को डीकंस्ट्रक्ट करके इसके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को एनालाइज करें इन द वेक ऑफ पीवाईक्यू। हर चीज का कॉज, कॉन्सिक्वेंस, वे फॉरवर्ड, इंपैक्ट एंड सजेस्टिव मेजर्स, इन सब चीजों के अराउंड अपने आंसर्स को बनाने की कोशिश करें। यू विल बी थ्रू टू दिस एंटायर पेपर। बहुत स्मार्टली काम करना है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे ज्यादा मेहनत करें इंटरनल सिक्योरिटी 1, सेकेंड इज द एग्रीकल्चर, third is the economy, and then you can focus upon the environment, disaster management and science and tech. So internal security and agriculture, they both are going to give you really high marks, so please do have focus on these two things, right? So rest of the things I have already discussed in the entire session. I hope you will follow each and everything that has been told to you, and all the very best for your mains. Thank you so much.